Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हरवीर सिंह, जो कि हिंद किसान चैनल में एडिटर इन चीफ हैं। हरवीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। थैंक यू राजेश, शुक्रिया। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। Sensex and Nifty gain around 1.5%. BSE small cap and mid cap stocks jump up to 5.5% in the business week ended yesterday. The rupee logged 6 paise appreciation during the week against the American currency, and Nasdaq index of the US hit a record high amid encouraging data from both manufacturing and services sectors. कल समाप्त हुए सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1.5% की बढ़त दिखाई दी। बंबई शेयर बाजार के स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में 5.5% तक की बढ़त दर्ज की गई। इस सप्ताह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्रों से उत्साहजनक आंकड़ों के बीच नैस्डैक इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा। Domestic equity indices logged gains of around 1.5% in sync with positive global cues. The Sensex settled above 38,400, while the Nifty 50 index closed above 11,300 mark. On the other hand, BSE small cap and mid cap stocks witnessed big jump. During the week, Sensex surged 557 points or 1.47% to settle at 38,435. The Nifty 50 index gained 193 points or 1.73% to close at 11,372. The broader market at BSE outperformed the Sensex. The BSE mid-cap index advanced 3.61%, while the small cap index rose 5.56%. और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश जुड़ चुके हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। और ये मंगलवार के प्रोग्राम में मनोज पाठक जी ने सुषमा जी से एक सवाल पूछा था कि भाई क्या आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि लोगों को बैंकों में पैसा रखने की बजाय फिक्स डिपॉजिट में रखने की जगह उन्हें ना मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा रखना होगा। तो सुषमा जी ने बोला था हाँ, ये बिल्कुल होने वाला है कि भाई अब जो है ना फिक्स डिपॉजिट और बैंकों की बजाय ना शेयर मार्केट में ही पैसा लगाना। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है, क्या इससे ये ऐसा होगा, क्या ऐसा ये?
हरवीर जी, आपकी राय क्या होगी इसके बारे में? अब देखिए, ये सवाल का संदर्भ कुछ इस तरह से है कि अगर आप स्टॉक बैंक में पैसा लगाएं, एफडी में या सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, और मार्केट में लगाएंगे तो उम्मीद कुछ बेहतर होगी। जी। असल में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे तो अभी डिपॉजिट्स में कोई इंटरेस्ट उस तरह से मिलता नहीं, कई बार तो आपको पे करना पड़ता है। तो हम लोग, ये बात सही है कि लो इंटरेस्ट रेट रिजीम की तरफ जा रहे हैं। अभी एफडीज के रेट्स 5.15 से लेके और 5.25 और 3 तक ही रह गए हैं ज्यादातर बैंकों में। तो उस हिसाब से देखें एफडीज के कम है, सेविंग डिपॉजिट्स में भी कम है। तो जिन लोगों को मार्केट की थोड़ी समझ है और वो बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इधर जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो परफॉर्मेंस रही है मार्च का कैश आने के बाद से रिकॉर्ड लेवल पे मार्केट जा रहा है, तो रिटर्न अच्छे हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, ये कोई कंपल्सन नहीं है, ये सबके लिए समान बात नहीं है कि उनको वहां रखना पड़ेगा। और अभी भी आपको जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कंट्रीज है वहां पे जो स्थितियां हैं, अभी वहां पर जाने में हमें बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता हमारे यहाँ कि इतना नीचे रेट आ जाए, क्योंकि अभी देखो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया है। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि अभी इन्फ्लेशन का डर है और कई चीजों पे निगाह रखने। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपका इंटरेस्ट रेट का जो डाउन साइड जो चल रहा था प्रोसेस, इसका साइकिल, वो फिर बढ़ने की तरफ भी जा सकता है। तो उस स्थिति में आपको बैंक फिर से ज्यादा पैसा देंगे आपके डिपॉजिट्स पे। तो ये अभी काफी डायनेमिक चीजें हैं, लेकिन ये है कि इन जनरल ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो ये कोई सबके ऊपर लागू नहीं होता कि आपको मार्केट में रखना पड़ेगा पैसा। From Mumbai, we are joined in by Shrikant Deshmukh. We welcome you. Shrikant, please ask your question. हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, इसमें फर्क क्या है सर? जी, देखिए, फ्यूचर में ही तो आपका कॉल और पुट होता है ना, कि अगर आप जिस दाम पे आपने उसमें ऑप्शन लिया है, ऑप्शन तो बेसिकली विकल्प है एक तरीके से। मार्केट आपको उस मार्केट को एक सर्टेन प्राइस के ऊपर आपको किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने का एक आपको विकल्प देता है। तो वहां पे अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं या उसको रखना चाहते हैं तो ये फिर आपको लेना पड़ता है, उसमें कॉल लेनी पड़ती है। Joining us from Gurugram is Navneet. Now we have lost touch with him. Harveer, during the week, the Sensex surged 557 points and the Nifty 50 index gained 193 points. How do you see the Sensex behaving in the coming week? Will there be volatility? Actually, ये काफी, it's a very difficult question to answer in the way that there will be volatility. Worldwide, if you see even America and other markets are booming and leaving all the expectations or all these things behind, because liquidity infusing a lot, and this is excess liquidity. The impact is also in our market. Right. So if you see our market also, a lot of liquidity comes from outside also. In the meantime, portfolio investors, basically foreign portfolio investors, infused roughly 77,000 crore in Indian market. So if you see that kind of way, but at the same time, we should also look towards what the statement given by RBI governor. So market is not behaving as per the way the economy is going. So, and it is not applying only in our market. It is worldwide. It is happening. Right. So maybe there's a lot of liquidity is there. At the same time, the hope for recovery is also supporting that. That is the reason. But if any geopolitical thing happens or anything between two big economies happen, that may bring a sharp correction in the market. But not necessary very soon or immediately. और ग्रेटर नोएडा से हमारे श्रोता एसपीएस जैन लाइन पे मौजूद हैं। नमस्कार जैन साहब, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, मेरा सवाल हरवीर सिंह के क्षेत्र का है। जी। अभी कल खबर आई है कि हमारा खरीफ का एरिया 8% ज्यादा सोइंग हुई है और बरसात भी 6% ज्यादा हो रही है। तो इस संदर्भ में अभी सेंसेक्स का ग्राफ किस तरफ होगा अगले 3-4 महीने में?
देखिए, आप ये मान के चलिए जो एग्रीकल्चर रिलेटेड और रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्टर हैं उनके लिए संकेत बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें कि जब ऑटो सेक्टर बुरे हाल में है उस वक्त भी ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ रही है, और इसके अलावा जो इनपुट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर की सेल 40% तक बढ़ी है मई में, बाकी जो इनपुट है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो सीड इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ये बाकी इनपुट इंडस्ट्री है, उनके लिए अच्छा है। एट द सेम टाइम रूरल सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, तो जो प्रोडक्ट रूरल एरिया में कंज्यूम होते हैं, जैसे लो प्राइस कारें हों या टू व्हीलर्स हों, आप देखेंगे टू व्हीलर्स का रिकवरी का जो सिचुएशन है बाकियों से बेहतर है, या FMCG प्रोडक्ट है, तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, वहां पर ग्रोथ है। तो ग्रोथ एग्रीकल्चर में जो एवरेज ग्रोथ 3-3.5% का है, हो सकता है उससे बेहतर प्रदर्शन आए, तो इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो ये मार्केट इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करेगा। और मुंबई से हमारे श्रोता आदित्य लाइन पे हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मार्केट बढ़ता है वो सिर्फ दो ही इकोनॉमीज के क्यूज पर क्यों बढ़ता है? जैसे कि यूएस से कोई अच्छी खबर आई तो मार्केट बढ़ता है, चाइना से कोई अच्छी खबर आई तो मार्केट बढ़ता है। मानते हैं कि वो बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड रिसेशन में है तो वो कैसे ग्रो करेंगे जब मार्केट को इतनी सी बात जब समझ में नहीं आती। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है, तो क्या ये गवर्नमेंट जब गारंटी देती है, तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट की किसी पब्लिक एंटरप्राइज में बॉन्ड लगाया गया और अगर पब्लिक एंटरप्राइज बॉन्ड नहीं दे पाए तो क्या गवर्नमेंट पैसा देती है? देखिए, दो सवाल आपके हैं। जहां आपने, मैं बॉन्ड्स वाली बात पहले कह दूं, अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो गवर्नमेंट की गारंटी है कि आपका पैसा सुरक्षित है, सॉवरेन गारंटी अगर है तो उसमें ये पहलू है। दूसरा आपका सवाल था कि यूएस और चाइना की इकोनॉमी, क्योंकि एक चीज देखिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में एक तरीके का स्पेकुलेशन भी होता है, या फिर स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोग पैसा लगाते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, और उसमें बहुत कुछ डिमांड सप्लाई, किस कंपनी के स्टॉक्स के कितने मार्केट में डिमांड है और क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब सरप्लस पैसा आपको आता है, ये लिक्विडिटी अमेरिकन इकोनॉमी से बहुत आता है, और चाइना इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंजन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। और अभी भी अगर आप देखो, ये जो पेंडेमिक है उससे भी रिकवर होकर चाइना ग्रोथ फेज में चला गया है। दूसरे, चाइना इज ऑल्सो वेरी बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो ये दोनों उस तरीके की चीजें हैं। अमेरिका चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट है और ये इकोनॉमीज बहुत बड़ी है, तो इसलिए वहां जब भी कोई भी हलचल होती है तो जो, और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सब इकोनॉमीज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। अमेरिकन कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं, चाइना में काम कर रही हैं, चाइनीज कंपनी यहाँ कर रही हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हमारी कंपनीज में, स्टॉक्स में इन देशों की कंपनियों ने पैसा लगाया है या फंड्स से लगाया हो, तो वो सारा इसलिए कनेक्टेड होता है कि वहां कोई बड़ी जो भी डेवलपमेंट होता है तो वो डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करता है। Subhash Chandra from Faridabad joins us. नमस्कार सुभाष जी, वेलकम। सवाल पूछे सर। वो मैं ये जानना चाहता था हरबीर जी से कि अब गोल्ड में इन्वेस्ट करना इस टाइम में ठीक होगा क्या? अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, देखिए, अभी हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे, अभी पहले भी चर्चा, ये सवाल आया था मार्केट्स वगैरह का, तो गोल्ड अब मार्केट के साथ जो बाकी असेट क्लास है उसमें भी लिक्विडिटी दी जा रही है। और ये आप देखो कि गोल्ड का जो प्राइस इंक्रीज है वो सिर्फ हमारे कोई डोमेस्टिक रीजन उसके पीछे उतने नहीं है। अगर यहाँ का तो आप देखो कि हमारा जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो लगभग खत्म हो गया इधर बीच में, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल जो चीजें होती है, मैरिजेज में इस्तेमाल होता है, खरीदारी होती है, ये सब, और इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, तो उस तरीके से स्पॉट डिमांड में तो बहुत गिरावट आई है ड्यू टू लॉकडाउन और ये सब जो ट्रेडिशनल चीजें किसकी है। लेकिन दुनिया भर में गोल्ड में लिक्विडिटी जा रही है और गोल्ड के प्राइसेस सर्च कर रहे हैं, तो अदर देन मार्केट जो सेफ हेवन है वो गोल्ड लगता है लोगों को। और उसके अलावा अब ये है कि मुझे लगता है कि जो कंपैरेटिवली रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको देखते हुए जो लिक्विडिटी है ये बाकी कमोडिटीज में भी जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स बहुत पीक कर गए हैं पूरी दुनिया में उस तरह से, अगर जहाँ बेहतर पोटेंशियल है, तो उस स्थिति में गोल्ड में आगे जाके ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं आएगा विल डिपेंड के कंपेरेबल बाकी जो असेट क्लास है वो किस तरीके का
रिटर्न ऑफर करती हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, क्योंकि गोल्ड में ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और मुंबई से हमारे चिरपरिचित श्रोता मुजाहिर खान जी लाइन पे हैं। जी आपका भी और जय जी का और मेरे हरिवीर जी का भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और 15-20 दिन से मेरा फोन बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से चालू हुआ है, इसलिए मगर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनता ही था। आज का हरिवीर जी पहले तो आपको मुबारकबाद, आप इसके किसान के एडिटर इन चीफ बन गए, बहुत अच्छा लगा और मुझे आप तो किसान ही नजर आते हैं। और मेरा सवाल यह है कि जैसे मैं सीनियर सिटीजन होने के बाद में 7-8 साल से माशाल्लाह आरडी में और एफडी में अच्छा खासा कमा रहा था, बच्चों के सामने भी जरा वैल्यू ठीक ना तान के चलता था, मगर अब ये चीजें खत्म होती चली जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे पैसों का और क्या करेंगे उसका। अब इसमें क्या होता था कि बच्चों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता था। अब जैसे कुछ भी था मैं अपने हिसाब से सब कर लिया करता था, बल्कि कुछ और उल्टा दे दिया करता था। लेकिन अगर ये चीजें कम होती चली गई तो कोई गवर्नमेंट ऐसा रास्ते नहीं निकाल सकती कि हम लोगों के लिए अलग से कुछ ऐसा स्कीम बनाए कि उसमें हम इन्वेस्ट करें और उसमें हमें प्रॉफिट मिले, क्योंकि हम तो अपनी जिंदगी का सरमाया गवर्नमेंट के थ्रू ही लगाते थे, तो अधिकतर महफूज भी था और कोई परेशानी भी नहीं थी, अच्छा खासा मिल जाता था। देखिए सीनियर सिटीजन के लिए अभी भी आप देखें बाकियों के मुकाबले जो ऑप्शन है वो थोड़े बेहतर है आपको, क्योंकि पेंशन भी ज्यादा मिलती है और उसमें मतलब पेंशन के विकल्प हैं और आपके जो डिपॉजिट्स हैं उनमें भी आपके सामने ऑप्शन होती है कि आपको बाकियों के मुकाबले थोड़ा बेहतर उसमें रिटर्न मिले। और अगर एफडीज और ये बाकी चीजें देखेंगे उसमें भी आपको जो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स हैं और बैंक हैं वहां पे नॉर्मल लोगों के मुकाबले बेहतर स्थितियां हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब एक पूरी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट रिजीम वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें घट रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ऑप्शन नहीं रह जाते अलग से। और ये थोड़ा सरकारों को देखना पड़ेगा कि जो सोशल सिक्योरिटी वाला मसला है उसमें जो सीनियर सिटीजन है वो कैसे इस परिस्थिति में अपने आप को कोप अप करें। तो ये तो गवर्नमेंट को कोई स्कीम लाना पड़ेगा या कोई उस तरीके का कोई पॉलिसी ट्वीक करना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं वो तो सपोर्ट नहीं करेगा कि उस पर लोग सर्वाइव कर पाए पोस्ट रिटायरमेंट। Pankaj from Delhi joins us now. Pankaj, we welcome you. हाँ सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम न्यूज में भी सुनते हैं कि एफआईआई का इनफ्लो होता है हमारे मार्केट में जी, तो सर ये किस रूटीन से मतलब कैसे ये इन्वेस्ट करते हैं? और मैं जानना चाहता हूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर मैं फॉरेन की किसी म्यूचुअल फंड में अगर जो बाय करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? कि कोई डीमैट या कोई ब्रोकर्स के थ्रू होता है या डायरेक्ट? इसके बारे में अगर बता पाए तो। देखिए, जो इंडियन मार्केट में जो बाहर से पैसा आता है उसके लिए तो ऑप्शंस हैं, जो भी सरकार ने गाइडलाइन तय की है, जो रूल तय किए हैं उसमें उसी में फिर आपको सेबी के और उस रूट से सारा फॉलो करके ये करना पड़ता है। और उसकी सारी एक तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसी में ये लोग पैसा लाते हैं मार्केट्स में और एनकरेज भी किया जाता है, क्योंकि आपका फॉरेन जो एक्सचेंज है वो भी आता है और मार्केट को भी बूस्ट मिलता है। इसमें कंपनीज के लिए बेहतर स्थिति होती है। तो लेकिन जहां तक इंडियन सिटीजन का है उसके लिए अलग से प्रोविजन है। आपको आरबीआई के जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से कितना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस मद में कर सकते हैं। देयर इज अ क्लियर कट गाइडलाइन फ्रॉम आरबीआई एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अंडर दैट। और चलते हैं अगली खबर की ओर। कल समाप्त हुए सप्ताह में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत ₹74.84 रही। विदेशी मुद्रा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू इक्विटी बाजारों के अच्छे प्रदर्शन और कच्चे तेल के मूल्यों में कमी से रुपया मजबूत हुआ। From Kolkata, we are now joined in by Mushtaq Ali. Mushtaq, we welcome you. Please ask your question. नमस्कार सबको। नमस्कार सर, जो भी हो रहा है ये अभी क्या गोल्ड सेल करके स्टॉक पे लगाना एडवाइजेबल होगा? गोल्ड बेच करके स्टॉक में लगाना एडवाइजेबल है आपकी नजर में? थैंक यू। देखिए, ये तो आपका होल्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि ये बात सही है कि गोल्ड में बहुत बिकॉज हाई प्राइस है और हाई वैल्यू एसेट है गोल्ड। तो अगर आप उसको लिक्विडिटी आपको मिलती है और आप स्टॉक मार्केट में जाके कुछ
उस तरीके के ऑप्शंस देख लेते हैं तो इट कैन बी योर इंडिविजुअल डिसीजन, उसको कोई जनरल उस फ्रेम में कहा जा सकता है, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है कि आपके पास किस तरीके का होल्डिंग गोल्ड में है और कितना पैसा आप वहां से लेके मार्केट में जा सकते हैं, बिकॉज मार्केट में आप डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर जो हाई वैल्यू एसेट है बुलियन में आपका इन्वेस्टमेंट है, वहां आप जरूर आपके विकल्प ज्यादा बढ़ सकते हैं। From Mumbai, we are joined in by Ratnakar. We welcome you, Ratnakar. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. Please ask your question. हाँ, मेरा सवाल है कि जो अभी लास्ट 1 वीक से मार्केट जो ये जो है क्या बोलते हैं रेंज बाउंड में चल रहा है, तो इसका रीजन क्या है? और वेदर मुझे तो लगता है कि ये मैनिपुलेटेड तो नहीं है रेंज बाउंड रखना, तो इसका रीजन क्या है और ये अभी ऐसा कितना दिन रहेगा? क्योंकि अभी लोगों सबका एक्सपेक्टेशन है मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट नीचे तो नहीं जाता है, नीचे जाता है तो ओपन होने के टाइम ही 300-400 पॉइंट नीचे जाता है और उधर रेंज बाउंड रहता है। तो इसके लिए नॉर्मल जो इन्वेस्टर है वो क्या करे और ये पोजीशन कितना दिन तक रह सकती? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन तक ये रह सकता है, और ये भी आप मानिए कि मार्केट में क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ आई है और जितना लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आया है, जो एप्रिसिएशन करीब 30% हो चुका है, अगर हम देखें जब से ये नीचे गया था, तो उसमें तो कॉशियस अप्रोच तो हर कोई रख रहा है कि हमें कितना सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मार्केट का रेंज बाउंड जो है मूवमेंट वो उसी कॉशियस अप्रोच को शो करता है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट में कितना आगे जाके करेक्शन आएगा या नहीं आएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस स्टेज, क्योंकि बहुत कुछ लिक्विडिटी पे डिपेंड करेगा। गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो जी 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 हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सवाल पूछें अपना। हरवीर जी, मेरा सवाल है ये एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स जो है, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, इरिगेशन, ओवर फर्टिलाइजेशन एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग, इसको लेके कोई गवर्नमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो इन चीजों को एड्रेस करे? हमारा देश में ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, सीड ढंग के नहीं है, मैन्योर फर्टिलाइजर ओवर फर्टिलाइजिंग हो रहा है, और इरिगेशन में मेरा एक सवाल था सर, ये पाइपलाइन का क्यों नहीं ये देखते? नहर है तो ठीक है, पाइपलाइन क्यों नहीं देखते? कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है क्या सबको लेकर? देखिए, एक तो आपका काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है एग्रीकल्चर पे। एक तो आप देखें कि स्मॉल लैंड होल्डिंग होना कुछ गलत नहीं है हमारे जैसे देश में, जहां पर अभी हम लोग पॉपुलेशन के करीब 60% हिस्से को एग्रीकल्चर से नहीं हटा पा रहे, उसमें से ज्यादातर को। तो लाइवलीहुड के लिए जिनके पास जमीन है वो कम से कम उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपना जीवन बसर करते हैं। और स्मॉल लैंड होल्डिंग प्रोडक्टिविटी में बाधक है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जापान में बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और उनका प्रोडक्टिविटी यील्ड लेवल काफी बेहतर है, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। ये एक पहलू है। मैकेनाइजेशन का भी मैं यही कहूंगा कि अगर हम मैकेनाइजेशन कर देंगे तो जो रूरल जो मैन पावर है वो फिर कहाँ शिफ्ट करेंगे हम लोग? अभी काफी सारा काम मैनुअल होता है, प्लस मैकेनाइजेशन के लिए आपको रिसोर्सेज बहुत चाहिए और एक सर्टेन साइज ऑफ प्लॉट चाहिए लैंड का, तो वो दोनों अभी फिजिबल नहीं है। और मैकेनाइजेशन हुआ भी बहुत है। अगर आप देखो कि अभी अगर आप देखेंगे कि जो प्लॉइंग है वो तो सब ट्रैक्टर से होती है ज्यादातर, पहले जो है ये ब्लॉक्स से होता था, या फिर इरिगेशन में बहुत मैकेनाइजेशन हुआ है, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन तक हम लोग चले गए हैं जो वाटर कंजर्व भी करता है। और इसके अलावा आपकी हार्वेस्टिंग भी, कंबाइन हार्वेस्टिंग हो रही है, तो ग्रेजुअली ये मैकेनाइजेशन भी बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में। लेकिन मैसिव मैकेनाइजेशन जो यूरोप या अमेरिका में है वो हमारे यहाँ संभव नहीं है फिलहाल, तो ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक ये है कि सरकार जो सब्सिडीज को रेशनलाइज करती है बार बार के बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो, किसी खास फर्टिलाइजर के कंजम्पशन पे ज्यादा दबाव ना रहे। और पेस्टिसाइड के लिए भी अभी अगर आप देखो, अभी सरकार ने 27 पेस्टिसाइड बैन करने का नोटिफिकेशन इशू किया है, तो वहां भी नए मॉलिक्यूल आए, कम हैजार्डस हों, जिसका
उसमें जो रेजिड्यूज हैं वो कम रहे। तो एफर्ट्स चल रहे हैं और अभी देखेंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन एग्रीकल्चर को लेकर के लिए हैं, उसमें 3 ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किए हैं और ये अभी कंटिन्यू रहने वाला प्रोसेस है। तो स्टेप्स आ रहे हैं, उनको एनालाइज भी किया जा रहा है। तो ये मार्केटिंग रिफॉर्म्स को लेकर के है जिससे कि फार्मर्स की इनकम बेहतर हो। सो आई थिंक अभी जो फोकस है एग्रीकल्चर पे, जो भी नतीजे हम आने वाले वर्षों में देखने को देखेंगे, बहुत फोकस है। इन्वेस्टमेंट की जरूर अपनी सीमा है, बिकॉज वो रिसोर्सेज कैसे हमारे पास है उसके ऊपर सरकार अपना एलोकेशन करती है कि कितना इन्वेस्टमेंट का। और हरवीर जी, हमारे पास चीनी उद्योग से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने देश में चीनी उद्योग की लाभप्रदता सुधारने और चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने का बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा वित्तीय सेवा विभागों के सचिवों की संयुक्त अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई जिसमें प्रमुख बैंकों और तेल विपणन करने वाली कंपनियों, गन्ना उत्पादन करने वाले राज्यों के गन्ना आयुक्तों तथा चीनी उद्योग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और इस बैठक में पेट्रोल मिश्रित एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा हुई। तो हरवीर जी, आप क्या इसमें कहना चाहेंगे, क्योंकि चीनी मिलों का द्वारा जो किसानों के बकाये का भुगतान है ये हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है, तो इस जो सरकार का स्टेप है इससे किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? असल में देखिए कि अभी करीब 18,000 करोड़ रुपया, 17 से 18,000 करोड़ रुपया फार्मर्स का जी चीनी मिलों पर बकाया है जी। और जाहिर सी बात है कि हमारे किसान इतना सक्षम नहीं है, संपन्न नहीं है कि उनका इतने लंबे समय तक बकाया बरकरार रहे। दूसरा ये है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है कि या तो चीनी के दाम बेहतर हो जाएं जिससे कि उनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो और वो किसानों का भुगतान कर सकें। साथ ही दूसरे ऑप्शन भी हैं जो शुगर के अलावा जो गन्ने से जो दूसरे उत्पाद बनते हैं उनसे कैसे ज्यादा कमाई हो पाए जिससे कि किसानों का भुगतान हो। ये एथेनॉल वाली जो प्रक्रिया है वो उसी में से एक है। और सरकार ने पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग करने का टारगेट रखा है। 5% का हमने अचीव कर लिया है मोटा मोटी। और इसी के लिए कोशिश है कि चीनी मिलों को डायरेक्ट केन जूस से एथेनॉल वो बना पाए जिससे कि उनके पास ज्यादा रेवेन्यू आए और वो फार्मर्स को पेमेंट कर सकें। ये एक बेहतर विकल्प की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन चीनी मिलों को भी देखना पड़ेगा कि दे आर ऑल्सो ऑनेस्ट फार्मर्स को पेमेंट करने के मामले में, क्योंकि बहुत सारी चीनी मिलें सक्षम होने के बावजूद डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाती है, ये विजिबल है जी। Let's take you to the U.S. markets where the Nasdaq hit a record high yesterday while the S&P 500 and Dow also gained as data pointed to some pockets of strength in the U.S. economy. Business activity snapped back to the highest since early 2019 in the United States in August as companies in both manufacturing and services sectors saw a resurgence in new orders. Another report showed that the U.S. home sales rose at a record pace for a second straight month in July and home prices hit all-time high. The Dow Jones Industrial Average gained 0.7% and the S&P 500 rose 0.3% and the Nasdaq Composite Index surged 0.4%. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हरवीर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, the headlines once again. Sensex and Nifty gain around 1.5%. BSE small cap and mid cap stocks jump up to 5.5% in the business week ended yesterday. The rupee logged 6 paise appreciation during the week against the American currency, and the Nasdaq index of the US hit a record high amid encouraging data from both manufacturing and services sectors. कल समाप्त हुए सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1.5% की बढ़त दिखाई दी। बंबई शेयर बाजार के स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में 5.5% तक की बढ़त दर्ज की गई। इस सप्ताह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्रों से उत्साहजनक आंकड़ों के बीच नैस्डैक इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा। And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra, Market Mantra.